हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर मंथ के इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अभी जैसे हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है। तो मैं वही चाहूंगा कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आंसर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has passed the world's first law to force tech companies to offer alternate payment system? तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने है, करेक्ट आंसर जल्दी से दे दीजिए। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को लेकर कौन सी कंट्री ने बड़े बड़े टेक जायंट्स को कंपेल किया है? क्वेश्चन ये पूछा रहा है, ऑप्शंस आपके सामने है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया। ओके, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है मेरे पास साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर है मेरे पास साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया ने क्या कहा कि जैसे एप्पल है और जो गूगल है, अब ये दोनों क्या करते हैं, इनके प्ले स्टोर्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा हमारे पास एप्पल का अपना ऐप स्टोर है, ठीक है, और गूगल का अपना प्ले स्टोर है। तो यहां पर बहुत सारी एप्स के लिए आपको पेमेंट करनी होती है। तो इस पेमेंट को करने के लिए यहां पर यूएस डॉलर में ही ज्यादातर कंपनीज जो है फोर्स करती हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाने के लिए एप्पल और गूगल जैसे टेक जायंट्स को साउथ कोरिया ने फोर्स किया। उसके लिए उसने बात की है कि वो बहुत जल्द एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे कि इन कंपनीज को अगर साउथ कोरिया में काम करना है तो उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। साउथ कोरिया देखिए हमारे पास ऐसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर मैं बात करूं, सैमसंग हो गया, ठीक है, एलजी हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पास साउथ कोरियन ब्रांड्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है, ठीक है। और हमारे पास अभी अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है साउथ कोरिया को फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो विद रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, क्रिप्टो करेंसी को देखो हम डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ जापान हैज डिक्लेयर्ड द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल। जापान के सेंट्रल बैंक ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, इट इज द बाइनरी डाटा दैट हैव बीन डिजाइन्ड टू वर्क एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये क्या कह रही है? तो हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स, जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी, अगर हम यहां पर बात करें, देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चाइना ने, हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने, अब चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो चाइना में है पीपल बैंक ऑफ चाइना। तो उसने कहा है कि डिजिटल करेंसी का या क्रिप्टो करेंसी का इलीगल कामों में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कौन सी कंट्री ने बैन किया है? चाइना ने। जापान ने बैन नहीं किया, जापान में आप इसको यूज आसानी से कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहां पर एक्चुअली में बाइनरी डाटा ही तो है। बेसिकली हम डाटा का यूज करके, अगर मान लो अब आज आप दुबई चले जाओ या किसी कई कंट्रीज में चले जाओ जहां पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है क्रिप्टो करेंसीज में। आप सामान खरीदो, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर दो, तो टेक्निकली आप क्या दे रहे हो? आप उनको बाइनरी डाटा ही तो क्या कर दे रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, और वो एक तरह से करेंसी के रूप में यूज हो रहा है। तो यही है डिजिटल वर्ल्ड, यही है डिजिटल एरा। तो याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी वन एंड द सेम थिंग। और वर्ल्ड की सबसे फेमस करेंसी है डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बिटकॉइन के फाउंडर जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक नाम उनके लिए यूज किया जाता है, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। उनके लिए नाम यूज किया जाता है कि एक अनोनिमस पर्सन, ठीक है। और इनका जो स्टैचू है, याद रखिएगा, इनका एक स्टैचू बनाया गया है कहां पर? हंगरी में, ठीक है। हंगरी कंट्री, वहां पर इनका स्टैचू अनवील किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टैचू ने हुडी पहनी हुई है, आप कहोगे फेस नहीं बना तो कैसे? स्टैचू ने एक्चुअली हुडी पहनी हुई है, तो फेस नहीं दिखाया गया, एक स्टैचू बनाया गया है कि ही इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी हो गया यहां पर। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग थी और दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द वर्ल्ड लीडर हु हैज बीन कन्फर्ड विद एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड्स। अब एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021, ठीक है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, शेख हसीना, फुमिया किशिडो, स्कॉट मॉरिसन और गोतबाया राजपक्षे। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है शेख हसीना। इट्स वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। देखिए जब मैं एसडीजी की बात करता हूं, एसडीजी क्या है? एसडीजी मेरे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखिएगा एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, और ये यूएन ने जारी किए थे 2015 में, यूनाइटेड नेशन की तरफ से इशू हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें टोटल कितने गोल्स है? 17 गोल्स है। कितने गोल्स है टोटल? 17 गोल्स है, जिनको 2030 तक अचीव करना है। तो हर कंट्री इसको अचीव करने में लगी हुई है। तो शेख हसीना ने अपनी कंट्री में इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो उसी वजह से यहाँ पर इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फुमियो किशिडा कौन है? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है। स्कॉट मॉरिसन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और गोतबाया राजपक्षे कौन है? इज द प्रेसिडेंट ऑफ हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखिएगा। कब तक हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है? 2030 तक। और टोटल कितने गोल्स है हमारे पास? 17 गोल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए। अब्दुल्ला शाहिद इज द करंट प्रेसिडेंट। दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएन बजट। हाँ जी, ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स? बेसिकली यहां पर ये पूछा जा रहा है। सब्जेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बात किसकी हो रही है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात यहां पर हो रही है। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई गेस ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। देखिए अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला शाहिद, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, एंड ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जब मैं जनरल असेंबली की बात करता हूं तो जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और इसमें हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है, यानी कि टोटल 193 जो यूएन की मेंबर कंट्रीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां मौजूद रहेंगे, और उन्हीं में से एक रिप्रेजेंटेटिव को हेड बनाया जाता है। तो अब्दुल्ला शाहिद इस साल के लिए हेड है। ठीक है। और ये हमारे पास यूएन का जो बजट है उसके ऊपर भी यही एजेंसी काम करती है। यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उनमें से जनरल असेंबली भी एक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बनेगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आंसर सी। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन इन 2021 अंडर विच ऑल the newly built homes and offices will require to feature electric vehicle chargers। मतलब कि सभी जो नए घर बनेंगे उनको अपने यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स इंस्टॉल करना कंपल्सन होगी, वहां पर वो जरूरी है। तो ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, जापान। हाँ जी, कौन सा सही आंसर होगा? तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जहां पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा करना कंपल्शन होगा और आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर्स जो है वो फिट करने ही पड़ेंगे। एक दो पॉइंट्स और मैं यहाँ पर आपको इसी सब्जेक्टेड बता देता हूं। इंग्लैंड ने ये भी कहा है कि 2030 आफ्टर 2030 जो फोसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी सेल नहीं होगी। नो सेल ऑफ फोसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल। मतलब कि अगर 2030 के बाद मैं कोई कंपनी ऐसी चुनूं जो मतलब कि जो व्हीकल बनाती है और पेट्रोल डीजल से वो गाड़ी चलती हो, तो वो व्हीकल मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा इंग्लैंड में। तो ये भी आपने याद रखना कि कौन सी कंट्री ने, कौन सी यूरोपियन कंट्री ने 2030 के बाद नो सेल ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हीकल का एक कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है हमारे पास इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने ये भी कहा है हमारे पास कि हमारे पास अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपको वहां पर, अगर इवन ऑफिस भी बना रहे हैं तो आपको वहां पे चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा स्टेप, इनोवेटिव स्टेप। देखिए कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को अगर आपने टैकल करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बनता ही बनता है, और फिर उसके लिए ऐसे स्टेप जो है वो लेने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो इट वाज फाउंडेड इन 1951 with headquarter in Rome. According to the agency, 16 million people of Yemen are marching towards starvation. हाँ जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, थोड़ा जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश किया कीजिए।
ओके, देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये 1961 में बनी थी, तो पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली सितंबर में न्यूज आई थी कि यमन के 16 मिलियन लोग जो हैं वो भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, यूएनडब्ल्यूएफपी के नाम से इसको जाना जाता है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन काम करने वाली, मानवता की भलाई के लिए काम करने वाली एजेंसी है, जो कहां से ऑपरेट करती है? रोम से। रोम है इटली में। हेडक्वार्टर वाली बात बिल्कुल सही है, एस्टेब्लिशमेंट वाली बात गलत है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा, सेकंड ओनली। तो यहां पर आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छे से काम करती है, और रिसेंटली आपको बताऊंगा इसीलिए इसको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। रिसेंटली हमारे पास नोबेल प्राइज फॉर पीस से इसको सम्मानित किया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, और इसका कहना यहां पर क्या है कि भाई वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और यमन उसमें से एक है। ज्यादातर कंट्रीज आज की डेट में, ज्यादातर जो हमारे पास देश हैं वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? वो फोकस कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन हमारे पास यमन भी एक ऐसी कंट्री जो प्रॉब्लम में हमारे पास फंसी हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन, एक डे के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए जी कब ये डे ऑब्जर्व किया जाता है? हाँ जी, ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे ओके। तो यहां पर इंटरनेशनल डे की जब मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन सबको उसके ऊपर बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। और ये किसके कहने पर ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन द इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को हमारे पास इस डे को ऑब्जर्व करवाती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जिसका हेडक्वार्टर है हमारे पास पेरिस, फ्रांस में। और उसी के अकॉर्डिंग भारत में कुल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। याद रखना, भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवरग्रांडे ग्रुप। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर इन यूनाइटेड किंगडम। इन 2021 payments due on its debt estimated in hundreds of billions of dollars। यानी ये कर्जे में डूबा हुआ ग्रुप है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? कि ये कर्जे में डूबा हुआ एक ग्रुप है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि यूके का एक बहुत बड़ा एक डेवलपर ग्रुप भी हमारे पास ये कंसीडर किया जाता है। हाँ जी, ऑप्शन दोनों आपके सामने। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, देखो पहली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। एवरग्रांडे जो ग्रुप है वो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का नहीं, चाइना का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़े डेट ट्रैप में है, और अगर ये हमारे पास कलैप्स होता है ग्रुप, तो चाइना में बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो आपने याद रखना, एवरग्रांडे ग्रुप हमारे पास चाइना का, यूके का नहीं, चाइना का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, जिसने बहुत सारा मार्केट से कर्जा उठाया हुआ है। अब उसके पास वो एसेट्स अवेलेबल नहीं है कि वो कर्जा अभी इमीडिएटली रीपे कर सके। तो ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरी करेक्ट है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास R9X हेलफायर मिसाइल, ऑल्सो नोन एज निंजा बॉम्ब, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ऑप्शन आपके सामने, रशिया, यूएस, यूक्रेन, जापान। यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निंजा बॉम्ब नाम से जो एक मिसाइल है वो किस कंट्री की मिसाइल है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों। ओके, आई गेस आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। अब यूएसए जो अपने ड्रोन्स में जो मिसाइल यूज करता है बच्चों, यूएसए अपने ड्रोन्स में जो मिसाइल यूज करता है वो कौन सी मिसाइल है? वो हेलफायर मिसाइल है। लेकिन ये जो निंजा मिसाइल है, जो हेलफायर के एक अलग वेरिएंट के तौर पे यूज की जा रही है, जब इसको यूज किया जाता है तो इसमें से छोटे छोटे नाइफ टाइप ऑब्जेक्ट निकलते हैं, चाकू की तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं, जो नीचे जो पर्सन जो भी होंगे उनको बहुत बड़े लेवल पर हर्ट करेंगे। तो निंजा जो होता है, आपने सुना होगा, निंजा जो है वो जापानीज एक हमारे पास वर्ड है
तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जापान को टिक करने वाले होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये गलत होगा अगर आपने जापान चुना है, क्योंकि ये इसका सही आंसर है यूएसए। ये यूएसए की एक मिसाइल है जिसमें हमारे पास नाइफ जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, ठीक है। कसाई रिवर, अब नाम ही देखो कैसा, कसाई रिवर which has been seen in the news recently is located in which country? तो चार ऑप्शन आपके सामने, चारों अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया और इजिप्ट। हाँ जी, ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है मेरे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये न्यूज में क्यों थी रिवर। एक्चुअली इस रिवर का वाटर रेड कलर में तब्दील हो गया था, जी हां, तो लाल लहू, अब ये हमारे पास ब्लड की वजह से ही ये हमारे पास जो रिवर है वो रेड कलर में, बहुत सारे जानवर जो है इस रिवर के अंदर मारे गए क्योंकि पोल्यूशन इतना था, और उसकी वजह से पूरी रिवर जो है वो रेड कलर में तब्दील हो गई। और ये रिवर हमारे पास देखने को मिलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बहुत सैड न्यूज थी, लेकिन ये रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका की सबसे फेमस रिवर तो आपको पता ही होगी, हमारे पास नाइल रिवर। और आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हमारे पास नाइल रिवर के ऊपर बन रहा है वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा बांध, मतलब कि अफ्रीका में तो सबसे बड़ा ही है, ग्रेट रेनिसा डैम। हाँ जी, क्लियर, जो सबसे बड़ा डैम होगा पूरे अफ्रीका का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा ये ग्रेट रेनिसा डैम कौन सी कंट्री जो है, कौन सी कंट्री जो है वो बना रही है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।